जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज जो इस क्लास में साथियों पेपर आप लोग देखने जा रहे हैं वो पेपर आपका आधारित है 17 और 18 फरवरी 2024 के पेपर पर। यानी कि जो आपका साथियों अभी कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को साथियों, दो शिफ्टों में। यहाँ पर साथियों पूरी हिंदी उस पर आधारित है। यानी कि अब आपका जो री एग्जाम होगा उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आज की इस वीडियो में साथियों आप लोग देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आपका अच्छा स्कोर आए, सामान्य ज्ञान में, रीजनिंग में और मैथ में साथियों, तो ये पिछली परीक्षा पर आधारित पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो एग्जाम है बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है। तो कुल मिला के साथियों सभी एकदम गोल्डन क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर से गुजरेंगे। हिंदी को बहुत तेजी के साथ साथियों हम चलाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में आपको सबसे कम समय लेना है। तो फटाफट साथियों आंसर आप देते जाइए और देखते जाइए कि हिंदी की आपकी कितनी आखिर तैयारी हो चुकी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। देखिए, आपको पता होगा साथियों, जवान एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी एक जातिवाचक संज्ञा और मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर जातिवाचक संज्ञा थोड़ी ना, सुंदर तो एक विशेषण है, जैसे कि सुंदर लड़का या सुंदर लड़की। तो सुंदर क्या हो जाएगा साथियों, एक विशेषण हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद को में कौन सा कारक है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों, देखिए ये अगर बात कर दे जब भी कभी भी राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसको हम साथियों क्या लिख सकते हैं, के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिए लिख सकते हैं साथियों, के लिए भी लिख सकते हैं एक तरीके से। तो राजा सेवक के लिए कंबल देता है, और जहां पर भी के लिए आ जाता है वहां पर आप सभी लोग जानते हैं साथियों संप्रदान कारक होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। जो देखा नहीं जा सके, ठीक है, जो देखा नहीं जा सके, इस वाक्य का एक शब्द आपको अगर बताए तो क्या बताएंगे। देखिए उसको साथियों अदृश्य कहा जाता है, जो देखा नहीं जा सकता हो। ठीक है, जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द अदृश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञा वर्ण किनके सहयोग से मिलकर बनता है। तो ये तो साथियों जा, अब देखिए ध्यान यहां पर बात ये देना है, ये नीचे आपका हलंत भी होना चाहिए, कहीं आप जल्दबाजी में इसको ना टिक कर दें ये वाले को। तो जा हलंत वाला और उआ, इन दोनों को मिलाकर साथियों हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। इसलिए सही जवाब जिनका यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कि भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा बताइए जिसमें भाववाच्य है। अब मैं आपको कई बार बतला चुका हूं साथियों, भाववाच्य की ट्रिक क्या होती है। भाववाच्य कहीं पर भी आपके सामने आएगा तो वहां पर साथियों उस वाक्य में से शब्द भी होगा, क्या से शब्द भी होगा, और उसके अलावा साथियों नहीं शब्द भी होगा। तो अगर ये दो शब्द उस वाक्य में है तो वो वाक्य आपका भाववाच्य हो जाएगा। अब यहां पर क्या ये दो शब्द है तो नहीं है, दोनों शब्द होना जरूरी है। यहां पर भी दोनों शब्द नहीं है। यहां पर अगर बात करें हितेश से खाना नहीं खाया जाता, तो साथियों से शब्द भी है और नहीं शब्द भी है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये आपका एक भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, ये मुहावरा है या कहावत है या लोकोक्ति या कहावत है या लोकोक्ति है। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो लोकोक्ति है, राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए पुस्तक साथियों क्या है, बताइए। पुस्तक मतलब एक पुल्लिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग है। देखिए कोई भी अगर बात करें, आप अच्छा लगा कर देख लो, क्या अगर किसी शब्द में साथियों अच्छा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर अच्छी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो किताब के लिए, पुस्तक के लिए अच्छा थोड़ी ना कहोगे ये किताब अच्छा है, ऐसे थोड़ी ना कहोगे ये पुस्तक अच्छा है, आप कहोगे ये पुस्तक अच्छी है। तो अच्छी आ गया तो साथियों स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किसी काम को करने में हिचकना, इसका समानार्थी क्या होगा, यानी कि हिचकने का मतलब एक तरीके से क्या होता है, संकोच, गिलानी, प्रगति या लज्जा। तो मैं कह सकता हूं साथियों संकोच आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि किसी काम को करने में हिचकना या संकोच भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बाण और बाण शब्द युग्म के सही अर्थभेद का आपको चयन करना है, यानी कि आपको बताना है कि बाण का मतलब क्या होता है और आपको बताना है साथियों बाण का मतलब क्या होता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं बाण का मतलब तीर होता है, तो तीर तो साथियों ये चारों ऑप्शन में है।
लेकिन अगर जब हम साथियों बात करते हैं कि जो पहला वाला आपका बाण लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब साथियों क्या होता है, आदत इसका मतलब होता है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सूरज का तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए सूरज की अगर बात करें ना साथियों, तो ये कैसा शब्द है, ये आपका एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। इसके तत्सम की बात करते हैं तो सूर्य आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए पुरुष पत्नी के मरने पर क्या कहलाए जाते, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पत्नी है, अगर उसका पुरुष मर जाता है तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है, उस स्त्री को विधवा कहा जाता है जिसका पति मर जाता है। अब लेकिन एक ऐसा पुरुष है जिसकी पत्नी ही मर गई हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको विधुर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, विधुर कहा जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत एक कैसा देश है, मृदुभाषी, अल्पभाषी, बहुभाषी या सर्वभाषी। देखिए भारत एक कैसा देश है, यहां पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। तो कुल मिला के इसलिए ये आपका बहुभाषी देश हो जाएगा। भारत आंसर आपका जाएगा के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप साथियों क्या बताओगे, तो उसको दुर्भेद कह सकते हैं साथियों। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए जो सबको समान भाव से देखे, बताइए जो सबको समान भाव से देखे उसको क्या कह सकते हैं साथियों, उसको समदर्शी कह सकते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि परलोक से संबंधित को क्या कहा जा सकता है साथियों। परलोक से संबंधित जो होता है उसको पारलौकिक कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों इस वीडियो को एक बार लाइक का बटन दबाकर साथियों लाइक कर दीजिए। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसको क्या कहेंगे, बताइए। तो उसको निर्मम कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको निर्मम कहा जाएगा जिसके हृदय में ममता ही नहीं है। उसके बाद देखिए बाल की खाल निकालना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। तो बड़ा चढ़ाकर बात करना नहीं, गुण दोष की परख करना नहीं, बहुत मीन में एक निकालने को ही क्या कहा जाता है, बाल की खाल निकालना कहा जाता है। यानी कि बाल की खाल निकालने, इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत मीन मेक निकालना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि समान व्यवहार करने के लिए लोकोक्ति क्या होगी, बताइए। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, एक और एक 11 होते हैं, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या एक पंथ दो काज। तो मैं कहूंगा साथियों कि समान व्यवहार करने के लिए एक तरीके से अगर लोकोक्ति मैं चुनूं तो एक ही लकड़ी से सबको हाँकना ही कहा जाता है, कि सबके साथ एक ही व्यवहार करना। उसके बाद देखिए प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। अगर बात करें प्रा उपसर्ग यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भनक शब्द में अगर मैं आपसे प्रत्यय पूछूं या आपके एग्जाम में प्रत्यय पूछा जाए तो आप किसका चयन करोगे, आप करोगे साथियों अक का चयन। यानी कि भनक शब्द में साथियों जो प्रत्यय होगा ना वो अक होगा। राइट आंसर जिनका यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी कि धूमिल की अगर बात करते हैं तो स्वच्छ इसका विलोम होगा, चमकीला होगा, धुंधला होगा या उज्जवल होगा। तो मैं कहूंगा साथियों धूमिल का जो विलोम होता है वो उज्जवल होता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अग्रज की अगर बात करते हैं तो इसका विलोम क्या होगा, तो अग्रज का विलोम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। क्या होता है साथियों, अनुज होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि महोदय की अगर बात करें तो महोदय शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, बताइए। तो महोदय की संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो महाधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, महाधन उदय हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, यानी कि जिस किसकी शब्द की संधि विच्छेद करोगे तो वहां पर आपको लगेगा यहां पर तो भाई विसर्ग संधि है। तो हरिश्चंद्र की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कौन सी संधि आपको दिखेगी, विसर्ग संधि दिखेगी। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। देखिए कभी भी आपको इस टाइप का वाक्य देखने को मिले कि मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद अपना होमवर्क कर लूंगा, यानी कि कुल मिला के आपको ऐसे शब्द देखने को मिले। कैसे साथियों, स्वयं शब्द देखने को मिले, खुद शब्द अगर आपको देखने को मिले,
ठीक है ना, या मैं अपने आप करके ऐसे करके शब्द आपको देखने को मिले, तो वहां पर हमेशा साथियों कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है। कि यहां पर कोई संदेह है तो यहां पर नहीं, क्या कोई आज्ञा दी जा रही, आज्ञा भी नहीं दी, यहां पर एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप बुलाते तो मैं आता, तो यहां पर एक संकेत दिया जा रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है साथियों, तो इसमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, जो अव्यय पदबंध है यह पदबंध का भेद नहीं है। राइट आंसर आपका बी के साथ। मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है बताइए। तो यहां पर देखिए हंसना एक तरीके से अगर बात करें आकर्मक क्रिया है, तो आकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। देखिए पहली बात तो यहां पर क्या शब्द आ गया, यहां पर साथियों से शब्द आ गया, तो यहां पर तो या तो कर्ण कारक होगा या अपादान कारक होगा, ठीक है, लेकिन एक तरीके से इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। सीता ठीक है, राम सीता से एक तरीके से सुंदर है, ठीक है, तो यहां पर अलगाव ही हो रहा है, क्योंकि एक बंदा अच्छा है और एक बंदा बुरा है, तो उनका अलगाव ही होगा। तो यहां पर अपादान कारक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है बताइए। तो इसमें से कौन सा व्यंजन साथियों स्पर्श संघर्षी है बताइए। जा, रा, हा, शा। तो मैं कहूंगा साथियों जो यहां पर ऑप्शन नंबर ए वाला जा शब्द है, ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो आपने साथियों इनमें से कौन कौन से विराम चिन्ह देखे हैं। निर्देशक विराम चिन्ह होता है, लाघव विराम चिन्ह होता है, विवरण विराम चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक विराम चिन्ह नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्कर्ष की अगर बात करते हैं तो इसका विलोम क्या होगा बताइए। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा साथियों, अपकर्ष होगा। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मां शब्द का तत्सम साथियों क्या होगा बताइए। तो मां के तत्सम की अगर बात करते हैं तो मात्र हो जाएगा एक तरीके से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए चाकू शब्द का साथियों बहुवचन क्या होगा बताइए। तो देखिए चाकू शब्द के जब बहुवचन की बात करते हैं तो क्या आता है साथियों, चाकू ही आता है। यानी कि चाकू शब्द का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो चाकू ही आपको बताना है। उसके बाद देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है बताइए। तो वो एक तरीके से साथियों देशज शब्द होते हैं। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का साथियों पता नहीं चलता वो क्या शब्द होते हैं, वो देशज शब्द कहलाए जाते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे साथियों। अब आपके सामने जो साथियों क्वेश्चंस आएंगे वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करंट अफेयर की हम लोग देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा साथियों और देखिएगा क्या आपका स्कोर है, क्या आपका स्कोर है, क्या आपकी तैयारी है। उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसी क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि चारों विषयों का अगर आपको ज्ञान लेना है तो इस क्लास को पूरा आप लोग एंड तक देखेंगे। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चाबहार बंदरगाह साथियों ये कहां पर है, ये किस देश में है, तो ये ईरान में है साथियों चाबहार बंदरगाह। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों आप लोग कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं वो आप क्लास में ही तैयार कर लीजिए, क्लास में ही याद कर लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए जेफ बेजोस की अगर बात करें तो ये किस कंपनी के संस्थापक थे, तो ये तो अमेजन कंपनी के संस्थापक थे। इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है, तो माल्टा की अगर बात करें साथियों ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है और 119वां देश है साथियों जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये शामिल हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों करंट अफेयर का सवाल है, अभी हाल फिलहाल का है, फरवरी का। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात लेखक व राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है साथियों, इनका नाम है शशि थरूर और इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जिस पुरस्कार का नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कानूनविद ही एक तरीके से, इनका नाम है फली एस नरीमन।
इनका एक बीमारी की वजह से साथियों फरवरी 2024 में निधन हो गया था। उस बीमारी की अगर बात करें तो हृदय संबंधी बीमारी थी। कैसी बीमारी थी? हृदय संबंधी बीमारी थी, इसलिए सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर साथियों चुना गया था? तो यहां पर अगर बात करें साथियों सूर्य कुमार यादव का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को ही, ठीक है, जनवरी 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया था। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए किस युवा भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? तो किनको चुना गया है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों राहुल आर नायर को चुना गया, मेहुल मलिक को चुना गया, तन्मय भरत को चुना गया है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए? तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 24 जनवरी को साथियों ये दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दिसंबर 2023 में शामिल किया था? तो गरबा को शामिल किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है साथियों बताइए? तो शीरा की जब हम बात करते हैं तो एल्कोहल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि शीरा एल्कोहल उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। ये क्वेश्चन साथियों आपको, ये जो भी क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूं एक तरीके से ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों, इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की पूरी साथियों संभावना है। क्या है? पूरी साथियों संभावना है। ये आप लोग साथियों एक तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अगर बात करें बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे रतन जोत का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहां पर जब हम यूरेनियम की बात करते हैं ना साथियों, यूरेनियम की, तो यूरेनियम ही सबसे भारी धातु कहलाई जाती है। जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या बढ़ेगी? तो नहीं। क्या घटेगी? नहीं साथियों, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा बताइए? तो ये तो साथियों एम.एस. रंधावा ने लिखा है। क्या भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साथियों तो एम.एस. रंधावा आपको बतलाना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी साथियों बताइए? तो इसकी रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने साथियों, नौटियाल ने ही सत्यम सुंदरम शिवम की साथियों क्या की थी? रचना की थी। आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है बताइए? तो कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस साथियों नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य की जो साथियों अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक पहलुओं पर, राजनीतिक नीतियों के पहलुओं पर साथियों प्रकाश डाला गया है। इसके बारे में लिखा है अर्थशास्त्र में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों क्या 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वां कैसे लिखा जाता है? जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी बताइए? तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने ही साथियों स्थायी सेना रखी थी। क्या स्थायी सेना रखी थी? ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी किस वंश का था बताइए? तो मोहम्मद गौरी की अगर बात करें एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस वंश का था, तो शंसबनी वंश का था। क्या शंसबनी वंश का था साथियों? ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों तबकात ए नासिरी, इसके लेखक कौन है बताइए? तो इसके लेखक की अगर बात करते हैं तो मिनहाज उस सिराज इनका नाम है, और मिनहाज उस सिराज ही साथियों किसके लेखक है? तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी जब मैथ के कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप उनको देखिएगा साथियों। आपको आपके बहुत सारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएंगे। और जो मैथ में साथियों, मैथ की अगर बात करते हैं, जो किताब में जो सोल्यूशन होता है वो एक तरीके से सही सोल्यूशन मैं कहता हूं, मतलब बच्चे के लिए आसान सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आपको साथियों आज की इस वीडियो में अपने सोल्यूशन के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कठिन होता है उसको कठिन बना दिया जाता है। अगर उस कठिन क्वेश्चन का आप आसान सॉल्यूशन बताओगे ना तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर सरल क्वेश्चन का भी आप कठिन सॉल्यूशन बताओगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए कठिन ही कहलाया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ साथियों किसने किया था बताइए। तो ये तो अली बद्दू ने साथियों खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करें साथियों, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है बताइए। तो ये तो साथियों भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया किसकी है साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति है जिसका नाम है विद यू ऑल द वे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, जो नरसिम्हन समिति थी इसने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। तो जो बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार थे वो किसने साथियों केंद्र सरकार को दिए थे, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो नरसिम्हन समिति ने ही एक तरीके से केंद्र सरकार को दिए थे बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है बताइए। तो कभी भी साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विलियम गॉड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, नियाग्र प्रपात ये कहां पर है। तो अगर एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जाए तो यूएसए आपको बताना है साथियों, अमेरिका में है ये प्रपात। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों बताइए। तो संसार के सबसे महाद्वीप की अगर बड़े महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप ही संसार का सबसे बड़ा साथियों महाद्वीप है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो काल गुरली है, क्या साथियों काल गुरली की जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए साथियों जानी जाती है, स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए या मुर्गी पालन के लिए बताइए। तो यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, स्वर्ण के उत्पादन के लिए ये जानी जाती है। देखिए काल गुरली कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। उसके बाद देखिए साथियों, आइसो डोपिन की अगर बात करते हैं तो शब्द का प्रयोग किसने प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औद्योगिक स्थानीयकरण में साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और ये वो क्वेश्चन है साथियों जिनको बच्चा छोड़कर चला जाता है, और जिन क्वेश्चंस को छोड़कर चला जाता है तो फिर रैंक उसकी अगर बात करें ना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको कम रैंक आना है, टॉप 1000 रैंक में लाना है साथियों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करना ही करना होंगे। उसके बाद देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर साथियों ओसाका को कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए बड़ा इमामबाड़ा ये कहां पर, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एक तो आपसे हो सकता हो पूछ लिया जाए कि छोटा इमामबाड़ा कहां पर है। अगर आपसे साथियों पूछा जाता है कि छोटा इमामबाड़ा कहां पर है तो भी आपको लखनऊ बताना है, और अगर पूछा जाए साथियों बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है तब भी आपको लखनऊ बताना है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, रायसीन पहाड़ी ये कहां पर स्थित है बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर साथियों राष्ट्रपति रायसीन पहाड़ी है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं साथियों तो ये किसके शिष्य थे साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, लाख बख्श के नाम से किनको जाना जाता है। देखिए लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाख बख्श का मतलब होता है साथियों लाखों का दान करने वाला, ठीक है ना, लाखों का दान करने वाला। एक तरीके से लाखों का दान करने वाले को क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें किसको कहा जाता है लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। उसके बाद देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक साथियों कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछे जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही कौन थे, ये मुगल वंश के साथियों संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं सदी का भारत का दर्पण साथियों किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो जो किताबुल हिंद है ना, किताबुल हिंद, इसको साथियों 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ये साथियों स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को आप लोग
एक तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग का संबंध किससे है बताइए। तो सैडलर आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध साथियों किससे है, शिक्षा से इसका संबंध है। किससे साथियों इसका संबंध है, एजुकेशन से इसका संबंध है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, एजुकेशन से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब आपके सामने साथियों कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो जाएंगे। तो पहला रीजनिंग का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियां आपको दी गई हैं, 1 2 3। संख्या 6 फलक वाले के विपरीत कौन सी होगी। देखिए अब 6 कहां पर है, 6 एक तो यहां पर है, 6 एक तो यहां पर है, मतलब 6 के विपरीत पर कौन सा नंबर होगा। ये 3 के इधर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 2 के इधर को मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा होगा। देखिए इस टाइप को कराने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बतला देता हूं कैसे क्या करना है। आपसे क्या पूछा गया, 6 का विपरीत पूछा गया है ना। तो आप देखो साथियों 6 का विपरीत की अगर बात करें क्या क्या है, 3 और 2 है। अब आप एक ऐसा पासा देखो जिसमें क्या 3 और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 और 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसमें 3 और 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें आ जाओ, 6 लिखा है ना, बिल्कुल। अब देखो 3 और 5 कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल साथियों 3 और 5 यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 6 का विपरीत हो जाएगा 4। ये टेक्निक होती है साथियों, ठीक है। मतलब पहले बात तो पहला स्टेप आपको ये देखना है कि किसकी विपरीत आपको ढूंढना है, तो 6 की विपरीत ढूंढना है। फिर देखो ये 2 कहीं और नंबर लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, तो इसका विपरीत साथियों ये वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 का विपरीत जो नंबर होगा वो क्या होगा साथियों, वो 4 होगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 7 है, 8 है, 18 है और 57 है, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा बताइए। देखिए ये 7 से 8 कैसे बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 की गुणा कराई गई है और यहां पर साथियों 1 प्लस कर दिया गया है, तो 8 बन जाएगा। 8 दूना 16 यानी कि 2 की क्या कराई गई है, गुणा कराई गई है, और इसमें साथियों 2 ही जोड़ दिया गया है, 18 बन जाएगा। तो 18 की भी साथियों 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। 18 की 3 से गुणा कराएंगे साथियों और 3 जोड़ देंगे, 18 3 54 होता है और 3 57 हो जाएंगे। तो 57 की भी गुणा साथियों 4 से कराएंगे और कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 57 की गुणा साथियों किससे आप कराकर देख लो, आप 4 से कराकर देख लो, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 आपका कितना हो जाएगा साथियों, आपका 23 हो जाएगा। और यहां पर 4 प्लस भी तो करना है, तो जब साथियों 4 यहां पर प्लस करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 242 हो जाएगा। क्या 242 आपको कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझसे कुछ दिक्कत हो गई है। देख लेते हैं 57 की गुणा किससे कराना है साथियों, 57 की गुणा 4 से, तो 57 की गुणा 4 से कराएंगे। अब यहां पर एक मिस्टेक साथियों होगी, आपने भी देखा होगा, क्या यहां पर अगर साथियों बात करते हैं ये जो 4 हमने जोड़ा ये गलत एक तरीके से जोड़ दिया है, ये एक तरीके से साथियों गलत जोड़ दे। देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि 57 की हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4 सत्ते 28 आता है, 2 जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20 और कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 22 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, 228 आ जाएगा। और जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 232 आ जाएगा। और 232 साथियों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो छोटी छोटी मिस्टेक कभी हमसे भी हो जाती है साथियों, आपसे भी हो जाती हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि 3 है, 9 है, 6 है, 36 है, 30 है, फिर यहां पर कौन सा नंबर आएगा, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर 6 प्लस किया गया है, यहां पर 6 प्लस किया गया, यहां पर कितना प्लस किया गया है, 3 प्लस किया, फिर यहां पर गड़बड़ हो जाएगा साथियों, 36 तो बहुत दूर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर इसका स्क्वायर है, ये नंबर इसका स्क्वायर है। अरे भाई 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 30 का स्क्वायर यहां पर आएगा। और 30 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 और 2 0 लग जाएंगे, तो कुल मिला के 900 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा बिल्कुल। और 900 आपके ऑप्शन में भी है, इसलिए सही जवाब आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए प्लेस वैल्यू आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू मालूम है तो आपके लिए सवाल करना उसका हल करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें 1 आएगा, यहां पर साथियों 4 आएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर अगर बात करें 7 आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा और यहां पर साथियों 13 आ जाएगा। अब अगर बात करते देखिए ये 1 से 7 हो गया यानी कि 6 प्लस किया, 4 से 10 हो गया 6 प्लस किया,
7 से 13 हो गया है 10 प्लस 6 प्लस क्या, यानी कि अब इसमें भी हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 7 में जब 6 बढ़ाते हैं साथियों 13 आता है और 13 पर m आता है। 10 में 6 प्लस करते हैं 16 आएगा और 16 पर p आएगा। तो m और p कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर बात करें 13 में जब 6 प्लस करेंगे तो 19 आएगा और 19 पर आता है s। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है। लाल कहां पर है, सबसे पहले तो ये ढूंढो। तो साथियों लाल आपका ये यहां पर दे रखा है, और कहीं पर लाल दे रखा है नहीं दे रखा है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, लाल आपको ढूंढना है, लाल यहां पर। अब आप देखो किसी दूसरी आकृति में पीला और सफेद एक साथ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल साथियों पीला और सफेद एक साथ लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि लाल का विपरीत जो होगा वो काला होगा। तो लाल का विपरीत ही आपसे पूछा गया था, लाल का विपरीत हो जाएगा काला। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऐसे साथियों अगर आप सवालों को हल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवालों को अच्छे तरीके से करना। और देखिए एग्जाम की अगर जब हम बात करते हैं ना साथियों, तो एग्जाम में सवालों को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सवालों को कम समय में करना है। क्या, कम समय में करना है। और कम समय में साथियों कब आप कर पाएंगे, जब उनका हल जो होगा यानी कि जो सॉल्यूशन होगा ना साथियों, वो शॉर्ट तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट तरीके से जब आप साथियों करने की कोशिश करेंगे उन हलों को, तो आपका सवाल जो होगा ना साथियों बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। और यही टेक्निक मैं अपनाता हूं। मैं किताबी वाली साथियों भाषा आपको नहीं पढ़ाता हूं, मैं जो अपने साथियों खुद के जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और ये चीज मैथ में बहुत ज्यादा काम आती है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में तो एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैथ में ये अलग अलग मेथड से आप मैथ के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो मैथ के वो मेथड आप देखते हैं यहां पर टारगेट सिलेक्शन चैनल पर, जो मेथड कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने। ठीक है भाई, 5 मकान एक 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 करके बने हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है ए जो है ना ये बी के दाएं है। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर बतला देता हूं कि दाएं की जब हम बात करते हैं तो दाएं का मतलब होता है साथियों सीधा हाथ, यानी कि दाएं की तरफ कहा जाए तो आपको सीधे हाथ पर चलना है। और अगर आपसे साथियों बाएं की तरफ कहा जाए ना तो आपको उल्टे हाथ पर चलना है। ये दो बातें आपको साथियों मालूम होना चाहिए। देखिए बी का दाएं कहा गया है तो बी मान लेते ये हो जाएगा, बी का दाएं ये हो जाएगा, तो बी के दाएं ए है और ई। ठीक है, उसके बाद कहा गया ई जो है ना ये सी के बाएं है। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, या ऐसा करो यहां पर लिखा हुआ है कि ई जो है ना ई ये सी के बाएं है, तो ई जो है ना ई साथियों ई ये सी के आपके बाएं हो जाएगा, सी के बाएं हो जाएगा तथा ए के दाएं हो जाएगा। ए के दाएं हो गया तो मैं कह सकता हूं कि ए के दाएं सी है, ई है तो ई आ जाएगा और यहां पर सी आ जाएगी। इसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है साथ ही बी डी के दाईं ओर है, यानी कि डी के दाईं ओर कौन है, डी के दाईं ओर बी है तो डी के दाईं ओर बी हो गया। तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, मैं कह सकता हूं बिल्कुल बीच में ए वाला मकान है, तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले आया था बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कि कथन साथियों यहां पर लिखा हुआ है और निष्कर्ष यहां पर 2 लिखे हुए हैं। आपको देखना है, कथनों को आपको पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन से निष्कर्ष सही है कौन से निष्कर्ष गलत है। सभी गिटार ड्रम है, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना लिया, ये एक तरीके से हमने यहां पर गिटार बना लिया और हमने यहां पर साथियों कह दिया, क्या कह दिया कि जितने भी साथियों गिटार है ये क्या है, जितने भी गिटार है ये एक तरीके से ड्रम है। मैं तो पूरे शब्द लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में लिखना है कम समय में। उसके बाद कहा गया है कि सभी गिटार अच्छा सभी सॉरी यहां पर मैंने दूसरा वाला एकदम फॉलो कर दिया। हाँ, क्या कहा गया, सभी ड्रम की अगर बात करें, एक सेकेंड देखिए क्या कहा गया, सभी ड्रम बांसुरी है, तो सबसे पहले हमें ड्रम बनाना चाहिए। तो सभी ड्रम की अगर बात करते हैं साथियों, ये सभी ड्रम क्या हो जाएंगे, एक तरीके से बांसुरी हो जाएंगे। तो सभी ड्रम आपके क्या हो गए साथियों, बांसुरी हो गई। चलिए उसके बाद कहा गया है कि सभी गिटार, ठीक है ना, सभी गिटार क्या हो जाएंगे, ड्रम हो जाएंगे। सभी गिटार आपके क्या हो जाएंगे, कुछ मुझे यहां पर दिक्कत सी लग रही है साथियों, कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। सभी ड्रम बांसुरी है, सभी गिटार ड्रम है, यहां तक तो सही है। सभी गिटार
सभी गिटार बांसुरी हैं और सभी ड्रम गिटार हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो सभी ड्रम आपके क्या हो गए, बांसुरी हो गई, सभी गिटार आपके क्या हो गए, ड्रम हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ड्रम के अंतर्गत बनेगा, यानी कि ड्रम के अंतर्गत साथियों आपका गिटार बनेगा, तो गिटार के लिए मैंने जी लिख लिया, ठीक है ना। सभी गिटार आपके ड्रम हो गए। उसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए, क्या सभी गिटार बांसुरी हैं। अब आप देखिए साथियों, सभी गिटार बांसुरी, बिल्कुल गिटार यहां पर है और बांसुरी के अंतर्गत ही ड्रम भी हैं और गिटार भी, यानी कि मैं कह सकता हूं सभी गिटार बांसुरी हैं, तो सभी गिटार बांसुरी है, ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी ड्रम गिटार है, देखिए सभी ड्रम गिटार है, ये नहीं कह सकता क्योंकि इतने ही ड्रम गिटार हैं, इतने ये ड्रम गिटार नहीं है, तो सभी ड्रम गिटार है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा और आपका यही बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें कथन में क्या लिखा हुआ है और देखिएगा साथियों निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग कि सभी वक्ता अतिथि हैं, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया साथियों वक्ता, और कहा गया है कि सभी वक्ता क्या हो जाएंगे, सभी वक्ता आपके अतिथि हो जाएंगे, सभी वक्ता आपके अतिथि हो जाएंगे। और कहा गया है कि कोई अतिथि साथियों, क्या कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, कोई अतिथि क्या साथियों, प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, ये कहा गया है। तो अब अगर बात करें कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है, बिल्कुल साथियों, जब कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होगा तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अतिथि नहीं होगा और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता भी नहीं होगा, और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई वक्ता निश्चित रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल साथियों, कोई वक्ता भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होगा और साथियों अतिथि भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होंगे और कोई वक्ता भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होंगे, यानी कि ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, आपको सिर्फ दिशा बताना है, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे 3 किलोमीटर चल रहा है या 2 किलोमीटर चल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा बताना है। मान लीजिए साथियों एक स्थान प्रारंभ करके ए पूरब की ओर जाता है तो पूरब की ओर चला दिया, जरूरी ना अब लिखो 3, क्योंकि इसमें हमें आंसर ही नहीं देना है। फिर क्या लिखा, ये बाईं ओर लिखा होगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 चलता है, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 चलता है, ठीक है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो साथियों प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, ठीक है ना। अरे भाई ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, पूरब की ओर साथियों 3 किलोमीटर चलाया, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, चला दिया, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो साथियों वो तो उत्तर की दिशा में है ना, उत्तर की दिशा में है, तो उत्तर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर बात करें साथियों लिखा हुआ है कि एक्स का अर्थ है प्लस, z का अर्थ क्या है साथियों, z का अर्थ है एक तरीके से भाग, यहां पर होना चाहिए भाग है, और y के अर्थ की अगर बात करें तो माइनस है, और p का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि 10p 2x क्या लिखा हुआ है, 10p 2x 5y 5, तो हम ये लिख लेते हैं साथियों, जो संख्याएं लिखी हुई है 10 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है साथियों, और 5 लिखा हुआ है। अब देखिए p का मतलब यहां पर क्या बताया गया है, p कहां गया, p का मतलब यहां पर गुणा बताया गया है तो हम गुणा लिख लेंगे, और x का मतलब यहां पर क्या बताया गया है साथियों, प्लस बताया गया है तो यहां पर हम प्लस लिख लेंगे, और यहां पर y का मतलब क्या बताया गया है साथियों, y का मतलब माइनस बताया गया है तो माइनस लिख लेंगे। देखिए 10 दुना हो जाएगा 20, और अगर बात करें 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो साथियों कुल मिला के 20 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे रीजनिंग के, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे साथियों मैथ के। चलिए तो यहाँ पर साथियों मैथ को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। अब एक बात समझिए साथियों, यहां पर अगर कभी भी कहा जाए 55% की हानि होती है तो मैं कहूंगा साथियों उसको 45% में बेचा गया है, ठीक है ना, 45% में बेचा गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 20% की हानि होती है, तो अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में लाया था और मुझे 20% की हानि होती है तो मैं उसको 80 रुपए में ही तो बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पॉइंट आप समझ गए।
अब देखिए एक वस्तु 9549 रुपए में जब बेची जा रही है तो 55% की हानि हो रही है, यानी कि 45% में वस्तु बेची गई है और 45% की वैल्यू क्या दे रखी है, 9534 दे रखी है, तो 49 दे रखी है, यानी कि अब 45% की वैल्यू आ चुकी है, 9534 है। यहां पर इस वस्तु की लागत कीमत आपसे पूछी जा रही। लागत कीमत का मतलब होता है 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 45% की वैल्यू 9549 दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जो कि लागत कीमत होती है। अब देखिए अगर बात करें साथियों 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9549 हो जाएगा, ठीक है, भाग कितना हो जाएगा, 45 यहां पर हो जाएगा। अरे भाई ये जब इसके भाग में आ जाएगा तो यहां पर एक ही तो बचेगा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब अगर हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो इसकी भी गुणा हम 100 से करेंगे और इसकी भी फिर हमें गुणा 100 से करना पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करके साथियों ये आपकी 100% की वैल्यू निकल आएगी और यही लागत कीमत होती है। ये लाग कीमत नहीं बल्कि ये लागत कीमत लिखा है वस्तु की। अब इसको अगर साथियों सॉल्व करने पर आए तो 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएंगे। इसको अगर इससे कट करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 1061 की गुणा आपको 20 से करना है, तो क्या अगर बात करें साथियों 1061 की गुणा हम 2 से करा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 0 जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 2 एकम 2, 0 जोड़ देंगे यहां पर। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 21,220 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु 9549 में बेची गई थी, 55% की हानि हुई थी, ठीक है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, 21,2020 होगी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, चलिए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और बताइए आपका साथियों सही जवाब क्या हो सकता है। 4200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। किसके बराबर साथियों, सी के हिस्से के बराबर है, ये बात यहां पर कही गई है। इतनी बात आपको साथियों ध्यान देना है। चलिए उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है कि तो सी का हिस्सा कितना है बताइए। चलिए सी के हिस्से की जब हम साथियों बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को करना क्या बहुत आसान है, बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत आसान है। जैसे जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है वैसे वैसे प्रश्न आपको करते जाना है। यहां पर कहा गया है कि ए और बी के हिस्से का, तो हम मान लेते हैं साथियों ए और बी के हिस्से का। अब का मतलब गुणा होता है तो हमने साथियों गुणा लगा लिया। 5/9 लिखा है तो 5/9 लिख लिया। कह रहे हैं कि ए और बी के हिस्से का 5/9 जो है ना ये सी के हिस्से के बराबर है, तो बराबर ये सी के हिस्से के बराबर हो गया। अब इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका पता रेशियो आपको मिल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बटे, अगर हम सी को साथियों ऐसा करो, ये 9 की गुणा जो है ना ये सी लिखा हुआ है, मान लो 9 की गुणा सी से हो जाएगी तो यहां पर 9 आ जाएगा और 5 की भागो, क्योंकि बराबर लिखा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। अब अगर बात करें ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी गुणा 9 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इस सी को यहां पर ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब आपके सामने आ गया ए प्लस बी भाग सी बराबर 9/5। यानी कि अगर ए प्लस बी को 9 हिस्से मिलते हैं तो सी को 5 हिस्से मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें टोटल राशि कितनी है, 4200 राशि है। तो अगर 9 + 5 कितने होते हैं साथियों, 14 होते हैं। यानी कि 14x जो है ना साथियों वो एक तरीके से 4200 ही तो है। अरे ये रेशियो ही तो दे रखा है साथियों। तो x बराबर कितना निकल आएगा, 14 से भाग करेंगे, 14 कम 14 28 14 42, यानी कि x बराबर 300 आ जाएगा। और ये मैं कह सकता हूं ये आपका 9x है और ये आपका 5x है और x बराबर 300 है। पूछा जा रहा था c का हिस्सा कितना होगा, तो c का हिस्सा 5x है। x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, यानी कि 5 गुणा 300 ये आपका क्या हो जाएगा, c का हिस्सा हो जाएगा। यानी कि 3 पंजे 15, तो 1500 में कह सकता हूं साथियों c का हिस्सा है। अब अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अब 1500 तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाता ए और बी का हिस्सा कितना है, तो 9 गुणा 300 करा लो। 9 गुणा 300 कराएंगे तो 9 3 27 होता है, तो 27 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि 2700 को और 1500 को जोड़ोगे तो 4200 ही आएगा। तो कुल मिला के जितना मैंने आपको समझाया उतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, तो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए
यहां पर अगर बात करें वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य है साथियों 100, ठीक है ना, 100 वस्तु का अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि उसको 90 रुपए में बेचा जाता है, 90 रुपए बेचा जाता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है साथियों क्रय मूल्य निकालेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रय मूल्य की जरूरत पड़ रही है। तो क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है साथियों बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है साथियों, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, और क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। तो हमें यह देखना है कि किस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत यहां पर आ जाएगा। क्या लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो क्रय मूल्य की अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है साथियों, विक्रय मूल्य की अगर बात करें ना, देखिए 100 में तो लाया था, 90 में ये बेच रहा है, यानी कि 90 इसका विक्रय मूल्य है, गुणा यहां पर 100 हो जाएगा, भाग 100 आ जाएगा। देखिए अब लाभ कितना हो रहा है साथियों, लाभ एक तरीके से 20% का हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको अगर कट करें 20 पंजे 100, 20 छंग आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 75 हो जाएगा। यानी कि जो आपका एक तरीके से कॉस्ट प्राइस आया है वो 75 आया है, यानी कि क्रय मूल्य आपका जो आया है वो कितना आया है, वो 75 आया है, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको उम्मीद करता हूं साथियों समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पर कहा जा रहा था कि अगर छूट बढ़ाकर, देखिए 10% की छूट दी गई तो 90 हुआ, अगर छूट बढ़ाकर 20% की कर दे, तो अगर हम इसकी छूट 100 रुपए की अंकित मूल्य था, छूट बढ़ाकर 20% कर दे, यानी कि अब हम अगर इसको 80 रुपए में बेचे तो हमें कितना लाभ होगा। अरे भाई खरीदी तो हमने थी 75 रुपए में, और 20% की छूट देकर बेच रहे हैं 80 रुपए में, यानी कि खरीदी थी 80 में, बेच रहे हैं, सॉरी खरीदी थी 75 में, बेच रहे हैं 80 रुपए में, तो जाहिर सी बात है 5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 5% को ही एक तरीके से आपका लाभ हो जाएगा, बस इसको प्रतिशत पे आपको बदलना है। तो 5 गुणा 100 बटे नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य हमेशा आता है, तो 75 आ जाएगा। 25 निया 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों, 20 बटे यहां पर 3 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे जो नंबर है वही नंबर आता है, 3 को 20 से कट करेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कितना प्रॉफिट होगा साथियों, 6 सही 2/3 प्रॉफिट होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें ए बी सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशियां लगाते हैं, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है, तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों का समय क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों राशियां किस अनुपात में दी गई हैं, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है साथियों। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इस क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे, ये देखिए राशियां दी गई हैं 6:9:10 के अनुपात में। लाभ कितना कितना हो रहा है साथियों, लाभ की अगर बात करते हैं, लाभों का अनुपात कितना है, 2:3:5, ये लाभों का अनुपात है। तो अब साथियों अगर आपको समय का अनुपात निकालना हो तो आप एक काम करेंगे, क्या ऊपर रखेंगे लाभ और नीचे रखेंगे राशि। जैसे कि एक ही बात करते हैं साथियों, लाभ कितना है 2 है और राशि कितनी है 6 है, तो आप रखेंगे समय निकालने के लिए 2/6, यानी कि ऊपर लाभ नीचे राशि। उसी प्रकार इसको रखेंगे 3/9 और उसी प्रकार 5 यहां पर 10 आ जाएगा। अब अगर कुछ कट रहा है तो इसको कट कर लीजिए साथियों। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां पर भी साथियों 1/3 आ जाएगा। यहां पर अगर कट करते हैं 1 और यहां पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर भी साथियों कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के अब जो ये 3, देखिए पहला स्टेप आपने क्या लिया, राशियां लिखी, दूसरा स्टेप लाभ लिखा, तीसरा स्टेप समय निकालने के लिए इस अनुपात में लिख लिया, ऊपर लाभ नीचे राशि लिख ली। अब उनको अगर कट हो रहा है तो वो कट कर लिया। अब चौथा स्टेप आपने किया, ये 3, 3, 2, यानी कि जो नीचे वाले नंबर है इनका आपको एलसीएम निकालना है साथियों। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए, 3 से कट करेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, 3 एकम 3, ये कट हो जाएगा, ये नहीं कट होगा। अगले स्टेप में साथियों इसको हम कट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे साथियों। अब 3 दूना 6 यहां पर आ गया, तो अब 6 की गुणा इससे होगी, 6 की गुणा इससे होगी, 6 की गुणा इससे होगी, 6 की गुणा इससे होगी। अब ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अगर अब हम साथियों समय की बात करते हैं ना, समय की बात करते हैं, तो ए का समय आ जाएगा 2। अब 2 ही तो यहां पर बचा, और क्या है,
इसको अगर कट करें 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर भी साथियों 2 आ जाएगा, और इसको अगर कट करें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि इसका अनुपात 3 निकल आएगा। तो आपसे पूछा गया था समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात 2:2:3 होगा, A:B:C का। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, कैसे क्या यहां पर साथियों आप लगा सकते हो राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है, कौन सा पद असंगत है, यानी कि जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, 61 है, 72 है, 60 है, 76 है, 59 है, 71, इसमें एक नंबर गलत है, एक सीरीज है, एक लॉजिक लगा, इसमें एक नंबर गलत है, वो नंबर आपसे पूछा जा रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 61 से यहां पर 60 हुआ, एक नंबर घटाए, यहां पर एक नंबर घटाए, यहां पर एक नंबर घटाए, तो लॉजिक लग रहा है एक एक नंबर घटाना है। 72 की अगर बात करें, यहां पर एक नंबर बढ़ाए, यहां पर अब क्या लफड़ा हो गया, यहां पर 73 की जगह 74 आना चाहिए, तो यहां पर साथियों 74 आएगा, यानी कि पूछा गया था असंगत पद कौन सा है, तो ये 71 ही असंगत पद है। क्यों? क्योंकि देखिए 72 से एक बड़ा 73 हो गया, 73 से एक बड़ा 74 हो गया, और 74 से एक बढ़ेगा 75 हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, आपका आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आना चाहिए, देखिए एक सेकेंड, 72 से एक बढ़ा दिया गया 72, यहां पर साथियों 74 आना चाहिए, तो 71 आपका राइट आंसर होगा। असंगत पद पूछा गया था ना, तो 71 ही असंगत पद है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो अगर 2 घंटे का हमें प्रतिशत में बदलना है तो 2 घंटे लिखेंगे, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, तो इसको कट कर लो। ये अगर कट करेगा साथियों क्या आ जाएगा, नीचे आपका 12 आ जाएगा, अरे भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको और अगर कट करेंगे साथियों, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, और अगर कट करेंगे साथियों ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आंसर आपको यहीं पर मिल गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है, तो उस संख्या का 2/5वां भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए किसी संख्या का, तो वो संख्या हम x मान लेते हैं। अब यहां पर किसी संख्या का लिखा है तो हम गुणा लगाएंगे इसकी जगह, किसी संख्या का 1/3, यानी कि ये आपका 1/3 हो, किसी संख्या का 1/3 हो गया। फिर का लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/3 का 7वां भाग, तो यहां पर साथियों 1/7 आएगा। अरे भाई अगर मैं आपसे कहूं 49 का 7वां भाग, तो आप 49 की 7 से गुणा थोड़ी ना करा दोगे, आप यही तो करोगे, 49 का 7वां भाग ऐसा ही तो लगाओगे, तो 49 का 7वां भाग क्या हो जाएगा, 7 निकलेगा 7वां भाग। चलिए तो इसलिए मैंने 1/7 लिखा। एक संख्या का 7वां भाग हो गया 15 है, ठीक है ना, 15 है, तो उस 2/5 संख्या का क्या होगा। चलिए पहले ये संख्या तो निकाल लो, फिर इस संख्या को 2/5वां भाग भी देख लेंगे। अब अगर बात करें x बराबर क्या आ जाएगा 15, और ये 7 की गुणा भी 15 से हो जाएगी, 3 की गुणा भी साथियों इसी से ही एक तरीके से हो जाएगी। चलिए तो 7 की हो गई और 3 की हो गई, ठीक है ना। अगर बात करें 15 तो यहाँ आपका 45 हो जाएगा, और 3 की अगर इससे गुणा करते हैं, एक सेकंड, 7 की अगर इससे गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35 होता है, 7 चौक 28 और आपका 31 हो जाएगा। अब ये संख्या 315 आ गई, और कहा जा रहा है कि 315 का 2/5वां भाग क्या होगा, तो 3/15 का 2/5वां भाग मैं आपको बता देता हूं। तो 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 63 दुना कितने होते हैं, तो 63 दुना आपके 126 होते हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर काटता है या लगाता है, तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी होगी साथियों। क्वेश्चन एक तरीके से बहुत टॉप लेवल का है, और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो एग्जाम में आने से पहले साथियों इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप लोग सीख लीजिए। मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। देखिए यहां पर साथियों जब अगर बात करते हैं एक मोटरसाइकिल के पहिए की बात करते हैं, तो पहिया साथियों एक तरीके से ऐसा ही होगा बिल्कुल। अच्छा
किसी मोटरसाइकिल का पहिया एक तरीके से सर्किल ही कहलाया जाता है। तो व्यास क्या चीज होता है, अगर मैं साथियों इसकी यहां से यहां तक लाइन खींच दूं, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो व्यास कहलाई जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है साथियों, 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। लेकिन हमें इसकी लंबाई नहीं चाहिए होती है, हमें हमेशा पहिए की त्रिज्या चाहिए होती है। तो जब, और त्रिज्या क्या होती है साथियों, आर होती है। तो जब इसकी पूरे की लंबाई 70 है तो आधी कितनी होगी, 35 होगी, यानी कि त्रिज्या हमें पता चल गया 35 है। त्रिज्या की बहुत जरूरत पड़ती है साथियों। देखिए अब अगर बात करें, देखिए अगर ये 40 चक्कर लगाता है तो देखिए 40 चक्कर लगाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर ये लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये हम देखना चाह रहे हैं। तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर निकाल लो, आपको पता चल जाएगा एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो अब हमने इसलिए आर निकाली थी साथियों, 2 भी आ गया हमारे पास, 22/7 पाई की वैल्यू है, और आर कितना है साथियों, 35 है। तो अगर बात करें 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 22 दूना 44 और 5 की हम गुणा कराएंगे तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों तो यहां पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 220 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब एक चक्कर में तो 220 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 40 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा साथियों, तो 220 गुणा 40 कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 जीरो लगाए तो 2 जीरो लग गए, यानी कि मैं कह सकता हूं 40 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 8800 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अगर हम बात करें साथियों यहां पर 8800 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो सेंटीमीटर को 100 से भाग कर दो, मीटर हो जाता है। तो इसको जब 100 से भाग करेंगे तो 88 मीटर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना, 88 मीटर आपको मालूम पड़ गया। अब देखिए यहां पर एक खेल, अब और देखिए यहां पर अगर बात करें 10 सेकंड में साथियों, 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, यानी कि 10 सेकंड में वो 88 मीटर दूरी तय करता है। तो अगर मैं इसकी साथियों 6 से गुणा कर दूं तो ये 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी करेगा, तय करेगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया साथियों, 88 गुणा 6, ये 1 मिनट की आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं साथियों क्या 1 घंटे की दूरी तय, आप बताइए 1 घंटे में, तो इसकी गुणा हमें कितने, मतलब 60 मिनट से कराना पड़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं 60 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा या 1 घंटे में इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। और कुल मिला के साथियों ये क्या, ये मीटर में, ये बात ध्यान रखिएगा मीटर में है ये। अब इसकी साथियों गुणा करा लो, 6 चंग 36, 36 की गुणा 88 से करा लो, 36 की गुणा साथियों किससे करा लो, 88 से करा लो। तो 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 आपका 48 हो जाएगा, 8 आपका 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहां पर भी 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, यानी कि 8 और 8 आपका 16 हो जाएगी, ये आपका 11 आ जाएगी, ये आपका 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों 0 आपका लग जाएगा, क्योंकि 0 हमने नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो 3,31,680 आपका क्या आ चुका है, ये एक तरीके से देखिए 36 हो गया था, ठीक है, और ये हो गया था। तो अब अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि आपका अब ये जो निकला है ना, ये मीटर में निकला है एक तरीके से। किस में निकला है साथियों, ये एक तरीके से आपका मीटर में निकला है। अब अगर हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो इसको हम 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3, यानी कि यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी चाल कितनी निकलेगी, 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकलेगी। और यही आपसे पूछा जा रहा था, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताने की कोशिश कीजिए कि आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों तो देख लेते हैं साथियों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको साथियों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए यहां पर लिखा हुआ साथियों एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। तो साथियों हम यहां पर जो जो हमसे कहा जा रहा है वो हम कर लेते हैं कि एक नल ए है, एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, एक दूसरा नल है बी उसको 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए, ये तो बाद की बात है, पहले आप ये देख लो कि उस टोटल टंकी में पानी कितना है। तो एक ऐसा नंबर यहां पर ले लेंगे जो कि 8 के पहाड़े में, जो कि 6 पहाड़े में, इनके 24, तो मैं कहूंगा 24 उस पूरी टंकी में पानी है।
ए की अगर बात करते हैं तो 1 घंटे में 8 8 3 24 3 लीटर पानी भरेगा। और इसकी बात करते हैं ये 4 पानी भरेगा। ये पता चल गया कैसे आया। अरे भाई 8 कितनी बार में घटेगा 24 से? 3 बार में। 6 कितनी बार में? 4 बार में। चलिए टोटल पानी कितना है? 24 पानी। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए, यानी कि ये दोनों पानी भर रहे हैं, ये 1 घंटे में इतना भर रहा है, 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो 1 घंटे में 7 पानी भरा जा रहा है, ठीक है, और है 24 पानी। 2 घंटे बाद यानी कि 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 14 पानी भरेंगे। तो जब 14 पानी भर जाएगा 24 में से कितना पानी बचेगा? 10 पानी बचेगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ए बंद कर दिया जाता है, ये बंद कर दिया जाता है, तो कह रहे हैं कि बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भरेगा? तो अब अगर सिर्फ 4 पानी भरे, यानी कि बी की अगर बात करें जो 1 घंटे में 4 पानी भरता है, टोटल 10 पानी है, तो कितने घंटे में भर पाएगा? इसको कट करा लीजिए साथियों। इसको कट कराएंगे तो 2.5 करके आ जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे में साथियों भर पाएगा। और 2.5 घंटे को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो कुल मिला के अगर बात करें ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 घंटे को। तो जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, यानी कि 2 लोग हैं ए और बी। यहां पर अगर बात करें ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, तो ये तो साथियों क्षमता का अनुपात आ गया, ये आपका क्षमता का अनुपात आ गया। और क्षमता के अनुपात के उल्टा साथियों होता है दिनों का अनुपात, यानी कि समय का अनुपात। चलिए तो मैं कहूंगा ए अगर किसी काम को एक एक्स दिन में करेगा तो ये उसको 3 एक्स दिन में करेगा बी। यहां पर कहा गया है यदि दोनों मिलकर एक कार को 15 दिन में करते हैं तो ए की अगर बात करें x दिन में करता है, बी उसे 3x दिन में करते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो 15 दिनों में करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा a/x, ठीक है ना, और 1/3x बराबर 1/15, ये आपका बन जाएगा। इसको जरा आप सॉल्व करा लीजिए। कह रहे हैं कि बी उसी कार को कितने दिन में करेगा, यानी कि 3x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, 1x की वैल्यू आप साथियों पता कर लो, 3x की वैल्यू तो हम फिर पता ही करवा देंगे। चलिए इसकी इससे गुणा होगी साथियों, आपका 3x हो जाएगा, फिर आपकी x की 1 से गुणा होगी, x हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर बात करें साथियों आपका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बराबर आपका 1/15 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा साथियों? 3x गुणा x हो जाएगा। अरे भाई x को x गुणा x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/5 हो जाएगा। इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपके सामने साथियों 4/3x आ जाएगा बराबर 1/15 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों इस 15 की क्या होगा? देखिए 3x हो जाएगा, यहां गुणा हो जाएगी 3x और बराबर 15 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 60 हो जाएगा। अब ये 3 की भाग इससे करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 20। तो x बराबर 20 आ गया। b उसको कितने दिन में कर रहा था? 3x में कर रहा था। तो जब x की वैल्यू आ गई तो 3x की यानी कि 20 गुणा 3 कितना हो जाता है साथियों? 60 हो जाता है। तो b अकेला अगर उस काम को करेगा तो 60 दिन में करेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है और यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, या आपसे पूछा जाए प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, या प्रथम 25, 37, 38 कुछ भी सम संख्याओं का योग पूछिए तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं साथियों, n ब्रैकेट में n+1। n n क्या होगा साथियों? जो जितनी संख्याओं का हमें, जितनी सम संख्याओं का हमें योग पता करना है। तो n आपका 25 है और ये क्या हो जाएगा? 25 + 1 यानी कि ये आपका 26 हो जाएगा, यानी कि 25 गुणा आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो आपको गुणा कराना है साथियों 25 और 26 की। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 और एक आपका ये साथियों 15 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 650 साथियों आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों अगर बात करें मैथ थी, रीजनिंग थी, जीके जीएस थी, हिंदी थी, यानी कि सब कुछ इसमें आपने देखा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों? अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।